everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. लास्ट 2 लेक्चर से हम लोग इक्विटी रिसर्च पढ़ रहे हैं, इक्विटी रिसर्च के बारे में सीख रहे हैं और आज का तीसरा लेक्चर जो हमारे रिसर्च के जो टाइप्स हैं उनके बारे में हमें सीखना है। ठीक है, तो आई होप कि आपका इसके पहले वाला लेक्चर अच्छा रहा होगा और उसके बाद में ये आने वाला सेकंड लेक्चर भी अच्छा ही होगा। आज का दिन आपका शुभ हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे इक्विटी रिसर्च के लिए। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, एवरीवन जस्ट कंफर्म करो कि स्क्रीन शेयर आपको दिख रहा है। इज इट विजिबल टू यू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, इक्विटी रिसर्च में हम लोगों ने अभी तक इंट्रोडक्शन जो रिसर्च से रिलेटेड है, कंसेप्ट ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, इतने सब कुछ अलग अलग आइटम्स देख लिए हैं। जबकि आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ रिसर्चेस। अब रिसर्च कौन कौन से हो सकता है? कुछ 8 तरीके के डिफरेंट टाइप्स रिसर्च के होते हैं। पहला डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, अप्लाइड, फंडामेंटल, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, कॉन्सेप्चुअल एंड एम्पिरिकल। इन सभी रिसर्च की अलग अलग टाइप्स हम लोगों को हर एक लेवल पे पढ़नी ही है या फिर समझनी ही है, ऐसा कुछ नहीं। जितना हम लोगों को पर्टिकुलर इक्विटी रिसर्च के लिए इम्पोर्टेंट होगा वो डिफरेंट एस्पेक्ट पे या डिफरेंट लेवल पे इनमें से डिफरेंट टाइप्स हम लोगों को वहाँ पे यूटिलाइज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो पहला पॉइंट है वो हम लोग देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च फोकसेस ऑन throwing more light on the current issues though a process of a data collection through a process of a data collection. Its studies are used to describe the behavior of a sample population. पॉपुलेशन जो था ये हम लोगों ने इससे पहले देखा था। अब पॉपुलेशन होता क्या है? नॉर्मली एक कंट्री का या फिर एक स्टेट का जो पॉपुलेशन होता है वो इसमें रिसर्च में पॉपुलेशन नहीं कहलाता। से फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग टू स्टडी अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ अ मुंबई रीजन, सो मुंबई में आने वाले ओवरऑल जो जितने भी सारे आपके रिस्पोंडेंट्स हो सकते हैं, पॉसिबल रिस्पोंडेंट्स हो सकते हैं, वो हमारी पॉपुलेशन होगी। से फॉर एग्जांपल, to find out or analyze the awareness of a smartphone in senior citizens in मुंबई रीजन। तो मुंबई रीजन में आने वाले सभी जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं वो सभी आपके लिए पॉपुलेशन होते हैं, राइट? उनमें से आप कुछ सैंपल सिलेक्ट करेंगे और ये सैंपल सिलेक्शन टेक्निक्स या मेथड्स अलग अलग होती है जो हम आगे आके पढ़ने वाले हैं। तो ये एंटायर पॉपुलेशन हम लोग उसे कंसिडर करते हैं एज पर द रिसर्च एस्पेक्ट्स, राइट? तो ऐसी जो पॉपुलेशन होगी उनका जो बिहेवियर होगा उसे हम लोग वहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। इट इंक्लूड्स द सर्वेज एंड फैक्ट फाइंडिंग inquiries of a different kinds. The major purpose is to description of the state of affairs at a present. The researcher has no control over the variables. He or she can only report what has happened or what is happening. नॉर्मली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च अगर हम लोगों को ज़्यादातर याद रखना हो तो अपने जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि डिस्क्राइब पर्टिकुलर थिंग, डिस्क्राइब सो एंड सो थिंग्स, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं उस पर्टिकुलर थिंग या उस पर्टिकुलर आइटम के लिए एंटायर डिस्क्रिप्शन वहाँ पे लिख कर आता है, राइट?
तो ऐसे डिस्क्रिप्शंस लिखते वक्त या ऐसे डिस्क्रिप्शन समझते वक्त हम लोग क्या करते हैं, जो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन होता है हमारा, उस ओवरऑल ऑब्जर्वेशन को हम लोग वहाँ पे नोट डाउन करते हैं। इस तरह के ऑब्जर्वेशन कैसे पता चलेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट जो डेटा कलेक्शन मेथड्स हैं, डेटा कलेक्शन की टेक्निक्स हैं, उन सभी मेथड्स और टेक्निक को यूज़ करके हम लोग उसे प्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। से फॉर एग्जांपल कोविड सिचुएशन के बारे में, कोविड या कोविड-19 या पैंडेमिक सिचुएशन के बारे में आप लोगों को डिस्क्राइब करना है। तो डिस्क्राइब करते वक्त आप लोग डेटा किस तरह से कलेक्ट करोगे, तो सबसे पहले आप लोग पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट करेंगे, स्कोप ऑब्जेक्टिव्स रेडी करेंगे। उसके बाद में जो पॉपुलेशन होंगी जिनसे आपको रिस्पॉन्सेस चाहिए, आप जो कोई भी डेटा कलेक्शन के लिए मेथड यूज़ करने वाले हो, चाहे वो इंटरव्यू मेथड हो, सर्वे मेथड हो या फिर अदर कोई मेथड हो, तो ऐसी मेथड को जब आप यूज़ करोगे तो आप किसे जाके क्वेश्चन पूछने वाले हो, वो आपके लिए रिस्पोंडेंट्स होंगे। उन रिस्पोंडेंट्स में से जितने भी सारे रिस्पॉन्सेस आपको रिसीव होंगे, उन सभी रिस्पॉन्सेस को एक बार आपने रिसीव करने के बाद आपको नेक्स्ट लेवल पे उसको डेटा एनालिसिस करना होता है, डेटा सॉर्टिंग करना होता है। इस तरह की डेटा सॉर्ट करके आप क्या करोगे कि डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आप लोगों ने जो कोई डेटा कलेक्ट किया होगा, जितने भी सारे आंसर्स आए हुए होंगे, उन्हें स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आप लोग वहाँ पे नरेट करोगे, वहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे और प्रेजेंट करने की कोशिश करोगे। ओवरऑल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम कहीं पर भी प्रॉब्लम्स वहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जो कुछ भी वहाँ पे एक्चुअल में हुआ है उसके बारे में हम लोग एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं, राइट। दैट रिपोर्ट इज कॉल्ड एज अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सेकेंड थिंग जो कि है हमारा एनालिटिकल रिसर्च। अब एनालिटिकल रिसर्च मतलब इसमें एनालिसिस करना ज़्यादा ज़रूरी है। It attempts to establish why it is that way or how it come to be। मतलब ऐसा ही क्यों है और कैसे ऐसे होगा, right? In this type of research, the researcher has to use the facts or information already available and analyze these to make a critical evaluation on the material। पैंडेमिक सिचुएशन आई है, रिस्पेक्टिव पैंडेमिक सिचुएशन से रिलेटेड ढेर सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमें सेकेंडरी डेटा पे अवेलेबल है। व्हाट इज सेकेंडरी डेटा? जिसका पहले से किसी ने तो भी रिसर्च करके या स्टडी करके प्रेजेंट किया हुआ है, ऐसा डेटा। तो ऐसे डेटा के लिए अगर हम लोग कहीं एनालाइज करते हैं, कहीं हम लोग रिसर्च करते हैं, तो उनको जो प्रेजेंटेड या ऑलरेडी पब्लिश्ड डेटा जो है उसे हम लोग गैदर करते हैं, उनके ऊपर स्टडी करते हैं और स्टडी करके उनमें से जो पॉसिबल रीजंस या पॉसिबल वेज होते हैं वो वहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करके इन्यूमरेट करता है, पॉइंट आउट करता है। इसे हम लोग एनालिटिकल रिसर्च कहते हैं। एनालिटिकल रिसर्च के लिए ज़्यादातर इम्पोर्टेंट क्या है कि एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ और ऐसा कैसे हुआ, दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल रिसर्च। से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग आइडिया कंपनी के आज की जो हमारी आज की तारीख क्या है, 1 जुलाई के लिए लगभग जो स्टॉक मार्केट में शेयर्स की लिस्ट ओपनिंग हुई आज के लिए, तो आइडिया कंपनी, वोडाफोन आइडिया कंपनी का 10 या 11 रुपए का शेयर 10% डाउन ओपन क्यों हुआ, राइट। 10% डाउन ओपन हुआ है, दैट इज डिस्क्रिप्शन। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, उसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं, वो सभी हमारे लिए एनालिटिकल रिसर्च बनते हैं, राइट, कि ऐसा किस तरह से हुआ है। तो एग्जैक्टली जो इवेंट पहले से हो चुका है उसके बारे में एनालिसिस करना, दैट इज एनालिटिकल रिसर्च। थर्ड जो है हमारा अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च के बारे में अगर सोचें तो नॉर्मली अप्लाइड रिसर्च फोकसेस ऑन द applied research focuses on the analyzing and solving the real life problems. This type of research refers to the study that helps solve a practical problems using a scientific methods.
This research plays an important role in solving issues that impact overall well-being of a humans. नॉर्मली जो अप्लाइड रिसर्च है उनका एम क्या होगा, तो जो सॉल्यूशन है उन्हें फाइंड आउट करना। क्यों? तो इमीडिएट प्रॉब्लम्स जो होंगे या जो प्रॉब्लम्स होंगे उन पे ओवरऑल जितनी जल्दी से जल्दी होगी उतने सॉल्यूशन वहाँ पे डेवलप करके देना। अब ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस या बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे पास में होंगे। इनके लिए स्पेसिफिक टारगेटेड एरिया जहाँ पे हम लोगों को स्टडी करना है या टारगेटेड प्रॉब्लम जिस प्रॉब्लम को हमें सॉर्ट करना है वो हमारे लिए बनता है अप्लाइड रिसर्च। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वही अगेन कोविड के लिए 2019-20 की जो इनिशियल रेंज थी, तो 20 के लिए 2020 बिफोर 1.5 ईयर, तो जब कोविड आया तो उसके बाद इमीडिएटली उसके ऊपर कहीं पर भी रेमेडीज अवेलेबल नहीं थी। क्या करना है, उसे किस तरह से क्योर करना है वो पता नहीं था। तो ढेर सारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी, अलग अलग कंपनीज थी, वो रिसर्च में जुट गई और उनका एक ही टारगेट था कि उस पर्टिकुलर कोविड-19 के जो कोरोना वायरस के जो कोई भी जर्म्स हैं उन्हें कैसे हम लोग वहाँ पे ख़त्म कर सकें। और उनके लिए उन्होंने वैक्सीन डेवलप की, कुछ रेमडेसिविर्स हम लोगों ने इंजेक्शंस के बारे में सुना, कुछ इसके अलावा जो अदर जो प्रिकॉशंस थे उन प्रिकॉशंस के बारे में हम लोगों ने सुना। ऐसे अलग अलग जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स या सॉल्यूशंस थे वो उन्हें कैसे पता चले, तो इस तरह के कुछ अप्लाइड रिसर्च से। अप्लाइड रिसर्च में डिफरेंट प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उनके ऊपर एक्सपेरिमेंटल थ्रू या फिर ओवरऑल कंटिन्यूअस एग्जामिनिंग के थ्रू वहाँ पे सॉल्यूशंस को टेस्ट किया जाता है और जो सॉल्यूशन बेटर हो सकता है उनके बारे में वहाँ पे ज़्यादातर कंसिडरेशन लिया जाता है। ऐसी सभी रिसर्च अप्लाइड रिसर्च जो होती है ये ओवरऑल हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज़ फार्मास्यूटिकल, वेदर इट इज़ बैंकिंग, वेदर इट इज़ इंडस्ट्रियल, वेदर इट इज़ अदर इलेक्ट्रिकल और एनी सेक्टर ओवरऑल सोसाइटी के लिए या फिर एनी सेक्टर के लिए यहाँ पर अप्लाइड रिसर्च वहाँ पे अप्लाई किया जाता है या कंडक्ट किया जाता है। जबकि फंडामेंटल रिसर्च जो फोर्थ पॉइंट है विच इज रिलेटेड टू द एक्चुअल फंडामेंटल एस्पेक्ट्स, it covers the fundamental aspects of research. The main motivation of this research is a knowledge expansion. It is a non-commercial research and doesn't facilitate it creating or inventing anything. It is mainly concerned with the generalization and with the formulation of the theory. इन्हें कहीं पर भी कुछ भी साबित नहीं करना होता है, कहीं पर भी कुछ भी यहाँ पे किसी को हम लोगों को वहाँ पे कमर्शियली यूज़ नहीं करना होता है। जनरली वो कुछ ज़्यादा इन्वेंट करने के पीछे पे नहीं रहते। तो फंडामेंटल रिसर्च में नॉर्मली जो एक थियरी होती है, फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में अगर हम लोग सीखते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए जो मैन पावर हमारी मेन इम्पॉर्टेंट थिंग होगी, उस मैन पावर की मोटिवेशन बढ़ाने के लिए क्या क्या अलग अलग हम लोगों को मेजर्स या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, वो होती है हमारी फंडामेंटल रिसर्च। इसके लिए जो टारगेटेड एरिया होगा या टारगेटेड पॉपुलेशन होगी, एक सर्टेन बिजनेस या सर्टेन इंडस्ट्री या सर्टेन सेक्टर के जो लेबर या वर्कर होंगे उन वर्कर को स्टडी किया जाएगा। उन वर्कर्स के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर उनके लिए डिफरेंट थ्योरीज से रिलेटेड कुछ एडिशनल जो जजमेंट्स होंगे, कुछ मॉडल्स होंगे, न्यू मॉडल्स, उनको टेस्ट किया जाएगा। जैसे रिस्पॉन्सेस अच्छे मिलते हैं या जैसे रिजल्ट्स मिलेंगे उनके बेसिस पे एक जनरल थियरी डेवलप होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी इस तरह की कुछ फंडामेंटल रिसर्च के थ्रू आई हुई ह्यूमन रिसोर्स के लिए जो वर्कर्स का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए थियरीज अवेलेबल है, उनमें से कुछ थियरीज में से एक है कि मनी डज मैटर, कि अगर वर्किंग कंडीशन के साथ साथ अगर मॉनेटरी मोटिवेशन अगर होगा
तो वर्कर्स की एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये फंडामेंटल थ्योरी या इस तरह की जो बेसिक थ्योरी कहीं ना कहीं इस तरह के रिसर्च करके डेवलप होती है। तो ऐसे सभी फंडामेंटल थ्योरीज या फंडामेंटल रिसर्च जो होते हैं वो हम इस तरह के सभी जो रिसर्च होते हैं उनका मेन मोटिवेशन क्या होता है? टू नॉलेज एक्सपेंशन, राइट। नेक्स्ट, द क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब क्वांटिटेटिव इसका नाम ही कहता है कि जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स या क्वांटिटेटिव डेटा हम लोग गैदर करेंगे और उसके ऊपर हम लोग वहाँ पे ओवरऑल स्टडी करेंगे और रिपोर्ट लिखेंगे। It is a structured way of collecting the data and analyzing it to draw the conclusions. This research method uses a computational, statistical, and similar method to collect and analyze the data. Quantitative data, it's all about the numbers. Quantitative research involves a larger population as more number of people means some more data. In this manner, more data can be analyzed to obtain the accurate results. In this manner, more data can be analyzed to obtain the accurate results. This type of research method uses the close-ended questions. अब यहाँ पर जो नॉर्मली क्वेश्चंस हैं या फिर सर्वेज होते हैं या फिर किस तरह से डेटा कलेक्शन होता है, तो सर्वेज, क्वेश्चनायर या फिर पोल्स के बेसिस पे यहाँ पर हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद उस पर एनालिसिस करके प्रोसेस करके हम लोग रिसर्च कंप्लीट कर सकते हैं। अगर एक एग्जांपल लेना हो तो इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ऐसा अगर हम लोगों का रिसर्च का मेन टॉपिक होगा या ओवरऑल हेडिंग होगा, व्हाट इज दैट? इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो हम लोगों को जो रिस्पोंडेंट्स होंगे उन रिस्पोंडेंट्स के लिए, मतलब जो हमें इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे ऐसे लोग, तो ऐसे कौन होंगे? तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आने वाले सभी स्टेक होल्डर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो फार्मास्यूटिकल कंपनी के खुद ओनर्स है वो, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो वर्कर्स है वो, एम्प्लॉयज है वो, जो मैन्युफैक्चरर्स, जो रिटेलर्स, होलसेलर्स हैं वो सभी, सप्लाई चेन में मैनेजमेंट में आने वाले सभी लोग ये हमारे रिस्पोंडेंट्स होंगे। इसके अलावा कुछ हमारी बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होगी जो इन सभी सेक्टर्स को फंडिंग्स प्रोवाइड करती है। तो ये सभी जो हमारे रिस्पोंडेंट्स हैं, इन रिस्पोंडेंट्स के बारे में अगर हम लोगों को जानना होगा, स्टडी करना होगा, तो हम लोगों को इनको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे ताकि हम लोग हमारे स्ट्रक्चर, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का, इम्पैक्ट फाइंड आउट करना, वो हम लोग यहाँ पर सेटिस्फाई कर पाए। तो ऐसा चलेगा क्या कि अगर सपोज हम लोगों ने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कहा है लेकिन हम लोग सिर्फ ठाणे और मुलुंड ये दो ही ओवरऑल जो सबर्बन्स है और या फिर डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस है, तो इन दोनों प्लेसेस की ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरर्स और बाकी सारे जो बैंक्स हैं इनसे डेटा कलेक्ट कर लें और जो ओवरऑल इंफॉर्मेशन हमारी होगी उसे रिप्रेजेंट कर दें, तो चलेगा क्या? नहीं, बिकॉज वी वांट अ क्वांटिटेटिव रिसर्च। अगर क्वांटिटेटिव ज़्यादा, मतलब अगर ओवरऑल मुंबई रीजन को स्टडी करना होगा तो मुंबई रीजन में आने वाले साउथ मुंबई से लेकर नॉर्थ मुंबई तक कंप्लीटली जितनी भी सारे एरियाज हैं वो इंक्लूडिंग सारे सबर्बन्स में से जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होंगे, जितने भी सप्लायर्स होंगे, रिटेलर्स होंगे, उन सभी को पहले हम लोगों को गैदर करना होगा, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करनी होगी। से फॉर एग्जांपल ऐसे सभी रिस्पोंडेंट्स मिला के, मतलब रिटेलर, होलसेलर, कस्टमर्स, देन बैंकर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे सभी मिलाकर हमारे पास नियर अबाउट 1 लाख पार्टिसिपेंट्स होंगे। तो ये पॉसिबल तो नहीं कि 1 लाख इंडिविजुअल को हम लोग जाके पूछे क्वेश्चंस और वो हम लोगों को आंसर करें। तो हम लोग उन 1 लाख की जो ओवरऑल पॉपुलेशन है जो वहाँ पे ऑलरेडी है, जो हमारे टारगेटेड पॉपुलेशन है टारगेटेड एरिया में, उनको उनमें से हम लोग कुछ सैंपल सिलेक्ट करेंगे।
सैंपल की सिलेक्शन की अलग अलग मेथड्स के थ्रू, और उन्हें फिर हम लोग हमारे सर्वेस के लिए क्वेश्चनर्स या फिर पोल मेथड से क्वेश्चन पूछेंगे और उनसे आंसर लेंगे। वो आंसर हमारी ये डेटा होगा और वो क्वालिटेटिव डेटा लगभग मोर देन 10,000 to 20,000 पीपल का होगा। देन वी विल कॉल इट एज अ क्वांटिटेटिव रिसर्च, राइट। जब इस तरह के नंबर्स हम लोग यहाँ पर बोलते हैं तो वहां पे हम लोग जो डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, तो उससे के लिए इम्पैक्ट के लिए अगर सपोज हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि जीएसटी इंट्रोड्यूस होने के बाद आप लोगों को जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हुआ या बढ़ा, अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो कोई कहेंगे कि यस प्रॉफिट मार्जिन हमारा कम हुआ है, कोई लोग कहेंगे कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा हुआ है। तो अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सिर्फ दो ही जवाब है, एक प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ या प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ये हम लोग आगे डेटा कलेक्शन में सीखने वाले ही हैं, ठीक है। तो ऐसे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में से आने वाले जो नंबर्स हैं, जो आंसर्स हैं, उन्हें हम लोग ओवरऑल स्टैटिस्टिकल वे में प्रेजेंट करते हैं। से फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 20,000 पीपल 12,000 पीपल ने आंसर दिया यस प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ, और 8,000 पीपल ने आंसर दिया कि नो प्रॉफिट मार्जिन वहां पे कम है। तो अल्टीमेटली वी कैन से द 60% of the overall population is saying that there is an increase in the profit margin after GST, राइट। तो ये हमारा स्टैटिस्टिकल डेटा, जो हमारा क्वांटिटेटिव डेटा हम लोगों का रिप्रेजेंट हुआ। इसके एग्जैक्टली वाइस वर्सा होता है क्वालिटेटिव रिसर्च। व्हाट इज क्वालिटेटिव रिसर्च? It is a process that is about inquiry that helps in-depth understanding of the problems or issues in their natural setting. This is non-statistical research method. Qualitative research is heavily dependent on the experience of the researchers and the question used to probe the sample. The sample size is usually restricted to 6 to 10 people in a sample. Why restricted? Because अगर suppose किसी एक पर्टिकुलर क्लास में अगर 60 to 70 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो एक प्रोफेसर को उन 60 to 70 स्टूडेंट्स को मॉनिटर करना आसान होगा कंपैरेटिवली जिस क्लास में 400 to 500 स्टूडेंट्स होंगे। कंपैरेटिवली 60 to 70 स्टूडेंट्स का जो कोई भी डाउट सॉल्विंग या डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे वो इजी रहेंगे और ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे कंपैरेटिवली जहाँ पे 400 से 500 स्टूडेंट्स रहेंगे, राइट। तो 60 to 70 पीपल की जो क्लासरूम है वो होगी क्वालिटेटिव क्लासरूम, जहाँ पे क्वालिटी मेंटेन की जाएगी। आपने सुपर 30 मूवी देखा ही होगा ऋतिक रोशन का। और जहाँ पे 400 to 500 तक की क्लास में बच्चे होंगे, वहां पे बस रट्टेबाजी होगी कि हम लोग पढ़ा रहे, जिनको पढ़ना है पढ़ो, जिनको समझ में आ रहा है समझाओ, नहीं तो ओवरऑल डाउट पूछो, डाउट सॉल्व हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इस तरह का कुछ। तो वहां पे क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी। तो इस तरह के सैंपल जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनके लिए सैंपल जो होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, ताकि हम लोग डिटेल एग्जामिन कर पाए उनको। हम लोग एज अ रिसर्चर जो रिसर्च कंडक्ट करता है उसे हम लोग रिसर्चर कहते हैं। एज अ रिसर्चर हम लोग उनको क्वेश्चंस पूछेंगे, उनसे मिलने वाले जो जवाब होंगे, वो जो आंसर्स होंगे, उनके ऊपर हम लोग एडिशनल क्वेश्चंस पूछते चले जाएंगे, राइट। इस तरह की क्वेश्चन आंसर्स में या इस तरह के क्वालिटेटिव रिसर्च में जनरली ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्हाट इज ओपन एंडेड क्वेश्चन? अगर हम लोगों को सिंपली पूछा जाए कि ओपन एंडेड क्वेश्चन होता क्या है, तो नॉर्मली अगर मैंने आपको पूछा कि मुझे बताओ कि आप लोगों को ओवरऑल इन छुट्टियों में आप लोगों ने क्या क्या किया, जो हमारी लास्ट एग्जाम हुई SYBFM की सेमेस्टर 4 की, उसके बाद में जब तक लेक्चर शुरू ना हुए तब तक आप लोगों ने क्या क्या किया,
अब इसके आगे, इस क्वेश्चन के आगे मैंने आपको ऑप्शंस कुछ भी नहीं दिए हैं. इट इज ओपन एंडेड क्वेश्चन कि आप लोगों को आंसर करना है, जो किया है आपने वो बोलो. तो कोई कहेगा कि हम लोगों ने मौज मस्ती की, कोई कहेगा मैंने कुछ लेक्चर्स अटेंड किए, कोई कहेगा मैंने कुछ नए कोर्सेज ज्वाइन किए, कोई कहेगा मैंने कुछ सोशल वर्क किया. तो हर एक रिस्पॉन्सेस पे एज अ रिसर्चर मैं और ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ. अगर किसी ने कहा कि मैंने कुछ कोर्सेज किए उस पर्टिकुलर पीरियड में, मैं पूछूंगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे कौन कौन से कोर्स किए. फिर अगेन ही विल गिव द 2 or 3 डिफरेंट नेम्स. फिर मैं हर एक अलग अलग नाम के लिए, अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग क्वेश्चन पूछूंगा. इस तरह के अलग अलग थिंग्स पे अलग अलग एडिशनल क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते जाना, और साथ ही साथ में सिर्फ क्वालिटेटिव रिसर्च का ऑब्जेक्टिव दिमाग में रखकर या फिर ओवरऑल सेटिस्फाई करने के लिए स्टैटिस्टिकल रिसर्च को कंप्लीटली साइड में रख के हम लोग ओवरऑल बिहेवियरल स्टडीज जो करते हैं वो यहाँ पे होती है क्वालिटेटिव रिसर्च. कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर नीचे भी दिए हुए क्वेश्चंस के. सॉरी. द पर्पस ऑफ आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन इज टू गैदर द मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल फ्रॉम द सैंपल. ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी वो हम लोगों को वहाँ से मिल पाए, ये हमारा बेसिक पर्पस होगा. क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता तो क्या होता, जितने ऑप्शन दिए उसी में से सिलेक्ट करना है, बाकी कुछ बोल ही नहीं पाएगा कोई, राइट. तो फॉलोइंग आर द मेथड्स यूज फॉर द क्वालिटेटिव रिसर्च. कौन कौन सी मेथड्स होती है. पहला, 1-on-1 इंटरव्यू. हर एक का पर्सनल इंटरव्यू लो, उसे क्वेश्चन पूछो, वो आंसर देगा, उस पर रिवर्स क्वेश्चन पूछो. ऐसा सिलसिला चलाते जाओ जब तक तुम्हारे पर्टिकुलर रिसर्च के ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई नहीं होते. फोकस ग्रुप, जैसे कि हम लोगों ने कहा कि स्मार्टफोन का अवेयरनेस अगर हम लोगों को एजेड जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनमें देखना है, तो हम लोग सीनियर सिटीजन्स के कुछ ग्रुप फॉर्म्स करेंगे और उनको जाके पर्सनली वहाँ पे क्वेश्चंस पूछेंगे, और हर एक का ओपिनियन ओपन एंडेडली किस तरह से आता है, या क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, या क्या क्या सजेशंस वो देते हैं, वो हम लोगों को फाइंड आउट होगा. इसी तरह से एंथोग्राफिक, देन कंटेंट, टेक्स्ट एनालिसिस, केस स्टडी रिसर्च, इस तरह के क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए अलग अलग मेथड्स यूज की जाती है. 7th नंबर पॉइंट जो अगला है, इट इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्चुअल रिसर्च. व्हाट इज कॉन्सेप्चुअल रिसर्च. अब यहाँ पे हम लोगों को जनरली कॉन्सेप्ट या थ्योरी जो होती है उसे एक्सप्लेन करना होता है या डिस्क्राइब करना होता है कि कौन सी स्टडी हम लोग वहाँ पे, या कौन सा फिनोमेनन हम लोग वहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं या यूज में लेने वाले हैं. what causes disease, how can we describe the motions of the planets. It is the related to the some abstract ideas or a theory. मतलब अलग अलग कॉन्सेप्चुअल थ्योरीज, मतलब जो कोई भी, अगर किसी को सपोज कोविड-19 हुआ है तो वो हुआ क्यों है और उसके क्या क्या सिम्टम्स है, इट इज अ कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, राइट. किसी भी प्लैनेट के जो मोशंस होते हैं उन मोशंस के लिए एक थ्योरी डेवलप की जाएगी. जो न्यूटन के लॉज है या फिर हमारे आइंस्टाइन की जो थ्योरीज है या जो रिजल्ट्स हैं, वो सभी हमारी कॉन्सेप्चुअल रिसर्च है. हमने बहुत बार सुना है कि एडिसन ने बिजली या लाइट या बल्ब इनका इनोवेशन किया था, लेकिन दैट वाज हिज 100 नंबर ऑफ रिसर्च. तो उन्होंने कहा था कि 99 वेज ऐसे मुझे मिले हैं कि जिससे बल्ब या बिजली नहीं जलती है, राइट. तो इस तरह के जो ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल रिसर्च है वो इस कैटेगरी में आते हैं. It is generally used by the philosophers and thinkers to develop the new concept or reinterpret the existing one. ऐसा हो सकता है कि पहले कुछ और था और बाद में कुछ और हुआ है. पहले किसी एक ने एक थ्योरी डेवलप की, उसके बाद में कोई दूसरा आता है और वो कहता है कि नहीं ये थ्योरी ऐसी नहीं है, दूसरी कुछ होगी. अगर आप लोगों ने कहीं पर कॉस्टिंग सीखा होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग सीखा होगा, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में लेबर रेम्यूनरेशन जो होते हैं, लेबर को दिए वाले जो पैसे होते हैं, तो उन ऑनरेरियम के बेसिस पे किस तरह से उनकी प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी टेस्ट करें, उसके लिए डिफरेंट फिलोसोफर्स ने, डिफरेंट कॉस्ट अकाउंटेंट्स ने वहाँ पे रिसर्च करके अलग अलग मॉडल्स बनाए थे.
जैसे कि कुछ टाइम वेजेस के बेसिस पे होंगे, कुछ पीस रेट के बेसिस पे होंगे, आउटपुट के बेसिस पे होंगे, कहीं पर कुछ इंसेंटिव स्कीम्स अगर होती है तो इंसेंटिव स्कीम्स होंगी, कोई बोनस प्लान्स होंगे तो वो बोनस प्लान्स होंगे, कहीं पर मिक्स कॉम्बिनेशन बनते होंगे तो वो होंगे। तो हर एक लेवल पे वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए, साथ ही साथ में वर्कर्स को अच्छे खासे रिटर्न्स देने के लिए, पेमेंट देने के लिए वहाँ पे थियरीज डेवलप की गई। और इन सभी थियरीज के बारे में जब हम लोग जानते हैं तो वो हमारे लिए कॉन्सेप्चुअल रिसर्च हुई। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज रिलेटेड टू द एम्पिरिकल रिसर्च। द वर्ड एम्पिरिकल डिस्क्राइब्स an information gained by experience, observation and or experiment. Empirical research is based on the observed and measured phenomena and derives knowledge from the actual experience rather than from the theory or belief. It relies on the experience or observation alone, often without due regard for a system and a theory. It is a data-based research coming up with the conclusions which are capable of being verified by observation or experiment. अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मतलब नॉर्मली इन हमारे ये होता है एम्पिरिकल रिसर्च। एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों में से लगभग सब ने मतलब मोर देन 80% बच्चों ने पबजी गेम के बारे में सुना ही होगा। पबजी गेम ये जितने स्पीडीली हमारे इंडिया में वहाँ पे स्प्रेड हुआ था, जितने लोग खेल रहे थे, उन सभी के बारे में अगर हम लोग सोचें तो जो यूटिलिटी मिलती थी उनसे, उस यूटिलिटी के लिए हम लोग कहीं पर भी थियरी डेवलप नहीं कर पाते। अगर कोई एक बंदा कोई टारगेटर एक ग्रुप पबजी खेलने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा और कोई एक ग्रुप ऐसा होगा कि जिनके पबजी खेलते वक्त उन्हें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं महसूस होता होगा। पबजी खेलने के बाद एक्चुअल में उनके माइंड में या उनके बिहेवियर में किस तरह से अलग अलग चेंजेस होते हैं, ये हमें कब पता चलेगा? जब हम लोग उनको स्टडी करेंगे तब। और स्टडी कैसे करेंगे? तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे स्टडी करने के लिए इस तरह के अलग अलग एम्पिरिकल रिसर्च हम लोग करते हैं। एवरीवन, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, अप्लाइड, फंडामेंटल, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, कॉन्सेप्चुअल एंड एम्पिरिकल, ये 8 अलग अलग रिसर्च के जो टाइप हम लोगों ने अभी सीखे हैं वो आप लोगों को सबको बेसिक क्लियर? Yes, sir. बाकी लोग? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good.